In this session, we are discussing physical chemistry, which has been held on 7th May 2017. Paper solution of 2017 physical chemistry. चलिए, क्वेश्चन है फर्स्ट बेटा, मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 plus y2 gives 2xy is given below. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप्स हैं. हमें निकालना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, रेट लॉ इज रिटन फॉर द स्लो स्टेप, यानी कि R बराबर K X और Y2. अब देखिए Y2 तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, लेकिन X2 यहाँ पे X2 रिएक्टेंट है लेकिन X रिएक्टेंट नहीं है. यानी कि X क्या रहा, इंटरमीडिएट है, क्योंकि ना तो ये रिएक्टेंट साइड में है ना ही ये प्रोडक्ट साइड के अंदर है. इंटरमीडिएट विल बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मुख्य बात, विशेष बात. तो उसके लिए हम लेते हैं Kc x स्क्वायर x2, तो x बराबर Kc x2, x बराबर Kc की पावर हाफ और x2 की पावर हाफ. x की जगह इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो r बराबर Kc की पावर हाफ, x2 की पावर हाफ और y2 की पावर 1. यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो x2 के रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, y2 के ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. टोटल यदि हम बात करेंगे, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 + 1 बराबर 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर. Our next question is, the equilibrium constant of the following are. ये ओवरऑल रिएक्शन गिवन है, इसमें 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, K1, K2 और K3. हमें ये बनाना है. तो इसमें बहुत सिंपल तरीका होता है. देखिए, अमोनिया जो है यहाँ प्रोडक्ट साइड में है, मगर जिस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है वो रिएक्टेंट साइड में है. यानी कि रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो K1 कहाँ आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1/K1 आ जाएगा. ये रूल होता है. और 3H2O है. अब 3H2O एक ही रिएक्शन में बन रहा है, H2O एक ही रिएक्शन में बन रहा है, K3 के अंदर बन रहा है. किसमें बन रहा है भैया, K3 के अंदर. तो जो थर्ड रिएक्शन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, K3 क्यूब बन जाएगा. और फिर तीनों रिएक्शन को ऐड कर लेंगे. सीधा मैंने बताया है, बिल्कुल सीधा. ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर. इज दैट क्लियर? चाहें तो इसको एक बार मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको उससे अच्छा समझ में आ जाएगा. ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस थ्राइस H2 1/K1 कर दिया. सेकेंड रिएक्शन थी, उसको हमने एज इट इज लिखने दिया, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया. ट्वाइस NO K2. थर्ड रिएक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्राइस H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स थ्राइस H2O K3 का क्यूब. ओवरऑल यदि हम ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास रिएक्शन बन जाएगी ट्वाइस NH3 प्लस 5/2 O2 gives twice NO प्लस थ्राइस H2O. रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो K2 K3 का क्यूब और K1. दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. Our next question is, a first order reaction has a specific reaction rate 10 की power -2 second inverse. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? First order of reaction है,
20 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे हमें के की वैल्यू से भी मालूम चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की खासियत होती है कि टी हाफ उसका कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, और के की वैल्यू गिवन है, तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के वैल्यू 0.693 अपॉन 10 की पावर -2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 69.3 आ जाएगा। ये टी हाफ हो गया सेकंड के अंदर। किसमें हो गया? सेकंड में। अब आपके पास 20 ग्राम है, 20 ग्राम से टी हाफ के अंदर कितना होगा? 10, 10 से कितना हो जाएगा? 5 ग्राम ग्राम ग्राम, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 69.3 सेकंड। तो यहां से यहां जाने में भी कितना समय लगेगा? 69.3 सेकंड। तो 20 ग्राम से 5 ग्राम में जाने में कंज्यूम जो टाइम होगा उसमें दोनों को ऐड कर लेंगे और वो आ जाएगा हमारे पास 138.6 सेकंड। ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर। ये मेथड 1 है जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसका एक और मेथड है, मेथड 2। वो सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं है बच्चा। फार्मूला क्या है? T बराबर 2.303 के लॉग A0 अपॉन A, ओके, बराबर 2.303। के की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2 लॉग A0, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 20 ग्राम, बचा कितना है? 5 ग्राम। तो T हमें निकालना है। इससे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 138.6 सेकेंड। इज दैट क्लियर? Our next question is concentration of the Ag plus ion in a saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। Solubility product of Ag2C2O4 is, हमें solubility product निकालना है यानी कि KSP निकालना है। ओके, तो देखिए Ag2C2O4 किसमें चेंज होगा बेटा? ट्वाइस Ag प्लस C2O4 2 माइनस के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन जैसे इसका हम मान लेते हैं बेटा, ये C0 है, फिर ये 2C और ये C हो जाएगा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो Ag प्लस आयन की कितने गिवन है? 2.2 इंटू 10 की पावर -4 गिवन है, यानी कि 2C बराबर 2.2 इंटू 10 की पावर -4। तो C बराबर कितना हो जाएगा? 2.2 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2 बराबर 1.1 इंटू 10 की पावर -4। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। KSP का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे बेटा, तो KSP Ag प्लस का स्क्वायर और C2O4 2 माइनस। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है? यहाँ पर 2C गिवन है। 2C गिवन है तो 2C किसके बराबर है? 2.2 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, और C2O4 की हम बात करें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? C के, और 1.1 इंटू 10 की पावर -4। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -8, 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -12 आ जाएगा। अब 10 की पावर -12 दो जगह गिवन है। अब डेफिनेटली 2.2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 4 से ज्यादा आंसर आएगा। तो भैया 4 से ज्यादा आंसर आएगा तो फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे -11 है जबकि -12 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली 5.3 इंटू 10 की पावर -12। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय
हम लोगों ने एलिमिनेशन थ्योरी को भी यूज लिया है। एलिमिनेशन थ्योरी क्या होती है बेटा? क्वेश्चंस को देखकर जो ऑप्शंस आप कैंसिल कर सकते हो उनको कैंसिल कर लीजिए, अब बचा हुआ ऑप्शन ही सही होगा। ये प्रॉपर तरीका होता है जिसके द्वारा स्पीडली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट कई क्वेश्चंस में हमें नहीं होती, कई क्वेश्चंस में होती है। इस क्वेश्चन में प्रॉपर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, यूनिट तो आई जाएगी बेटा। Our next question is, in electrochemical cell, Zn(Zn)SO4 जिंक Zn+2 में जा रहा है, Cu+2 Cu में जा रहा है। The EMF of this Daniell cell is E1. The EMF of this Daniell cell is E1. When the concentration of Zn(SO4 is changed to 1 m and that of CuSO4 changed to 0.01 n, the EMF changed to E2. From the following, which one is the relationship between E1 and E2 given that RT upon F की वैल्यू हमारे पास given है। चलिए तो देखिए, इसको भी हम चाहे तो सीधा सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए पहला ये क्या कह रहा है, समझेंगे सवाल को। Zn2+ में जा रहा है, 10⁻⁻2 m कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या होगा भैया? रिडक्शन होगा। इज इट क्लियर? और यहां कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब रिवर्स हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है। Zn(SO4) की कितनी कर रहा है? 1 कर रहा है ये, यानी कि Zn2+ कितना हो गया? 1। Cu2+ का कितना हो गया? 10⁻⁻2 m, और ये Cu। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, हमें निकालना है इसका जो है सेल कितना आ रहा है, EMF E1 गिवन है, इसका कितना आ रहा है? E2 आ रहा है। अब आप सीधा निकाल सकते हैं, ई सेल यदि हम निकालेंगे तो ई सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? ई सेल बराबर E0 माइनस 0.059। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, 0.059 आएगा ये। 0.059 अपॉन n, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। Zn से Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, Cu2+ से Cu 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो Zn+2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां आ जाएगा बेटा 1। तो अब देखिए ये माइनस है, इसको यदि आप करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इज इट क्लियर? मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 माइनस 2 log 10, और ये माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो E0 प्लस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 log 10, यानी कि E1 की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली E2 से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। इस रिएक्शन के अंदर क्या आएगा? माइनस आएगा। कैसे? देखिए E2 सेल बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन 10⁻⁻2। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लिया ना। E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10⁻2, तो E0 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 log 10। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो ये तो तय हो गया कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। केमिकल रिएक्शन देखने से मालूम चल रहा है कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। बट फिर भी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो चाहे तो लिख भी सकते हैं, एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Zn से हम जाएंगे Zn2+ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। कैथोड पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन।
ये तो सिंपल चीजें हैं, इतना तो आना चाहिए भैया। 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन। ओवरऑल रिएक्शन की हम बात करें, Zn Cu2 प्लस Zn2 प्लस और ये कॉपर, ये सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है, ये सॉलिड है। मैंने विदाउट कैलकुलेशन भी इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है। Our next question is, which one is the following statement? Which one is the wrong statement? Sorry, which one is the wrong statement? पहला है the uncertainty principle del E del T H upon 4 pi, ट्रू है बेटा, सभी बुक्स में लिखा हुआ, क्लास नोट्स में लिखाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को जो मालूम रहता है वो क्या रहता है, del X del P greater than equal to H upon 4 pi, इसी से ये डिराइव होता है। इज दैट क्लियर? मैं कर देता हूं, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब v बराबर क्या होता है, d अपॉन टी, तो v आ जाएगा डेल्टा v डेल्टा t, और p बराबर क्या आएगा, m डेल्टा v h अपॉन 4 पाई। डेल वी एक साथ आ जाएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, m डेल वी स्क्वायर। m डेल वी स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी। तो यहां से बन जाएगा डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड द मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, ये भी बिल्कुल ट्रू है। The energy of the 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen like atom. NCERT में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती है उनकी एनर्जी बराबर होती है, यानी कि 2s बराबर 2p होगा भैया। 2s और 2p का एनर्जी कंटेंट बराबर होता है। मुख्य बात, विशेष बात, ऐसा नहीं कि 2p की एनर्जी ज्यादा 2s की एनर्जी कम है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है, यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा बराबर h अपॉन mv। m क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the incorrect statement? Density decreases in case of crystals with Schottky defect. अब देखिए Schottky defect और Frenkel defect, Schottky defect में कैटायन और एनायन दोनों रिमूव होते हैं, दोनों का साइज लगभग सिमिलर होता है, मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रू है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास कम हो गया ड्यू टू मूविंग ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम इट्स क्रिस्टल, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। सेकंड है NaCl सॉलिड इज इंसुलेटर, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, ट्रू है। सिल्वर इज कंडक्टर, ट्रू है। क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये भी क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट भी आपका ट्रू हो गया, सेकंड भी ट्रू हो गया। थर्ड है Frenkel defect is favored in those ionic compounds in which size of cation and anion are almost equal. जी नहीं, size of cation is very small with respect to size of anion, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, false। तो इससे संबंधित ट्रू स्टेटमेंट क्या है, size of cation small than size of anion। फिर है FeO 0.98 has non-stoichiometric metal deficiency defect। बेसिकली ये मिसप्रिंट लग रहा है, ये होना चाहिए यहाँ पे Fe 0.98 O, ये होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा भैया, ट्रू हो जाएगा। थर्ड इज आवर राइट आंसर। Our next question is, for a given reaction del H बराबर 35.5 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा S बराबर 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल,
द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसके मेजरमेंट होते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। ये मुख्य बात है, विशेष बात। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मगर इस सवाल में जो चीजें आ रही है उसमें हमें डेल जी से ही मतलब है। हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कि कोई भी वीडियो जो है वो 20 मिनट के अंदर बन जाए, ताकि बच्चों को देखते समय किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो देखिए डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम पे डेल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल एच माइनस टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम। डेल एच बराबर टी डेल्टा एस। अब आपके पास डेल एच की वैल्यू गिवन है, डेल एस की वैल्यू गिवन है, किलो जूल पर मोल। यहां भी क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल। इज दैट क्लियर? तो एक में क्या दे रखा है, किलो जूल, और एक में क्या दे रखा है, इन लोगों ने जूल दे रखा है। तो ध्यान रखें बेटा, टेम्परेचर बराबर क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। या तो मैं किलो जूल को जूल में चेंज कर लेता हूं और वाइस वर्सा, राइट ना। डेल एच कितना गिवन है, 35.5। मैं किलो जूल को जूल में चेंज कर रहा हूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा जूल पर मोल। डेल्टा एस कितना आएगा बेटा, 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। इसकी यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 425 के, 425 के। यानी कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को 425 से ज्यादा करूंगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो डेल जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वापस बोल रहा हूं, 425 के से जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा वैसे डेल जी किस में चल जाएगा, नेगेटिव में चल जाएगा, क्योंकि 0 से जो वैल्यू कम होती है उसे हमने क्या कहा, नेगेटिव, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। Our next question is, if molarity of the dilute solution is doubled, the value of molar depression constant will be। देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf है, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर और एक ही सॉल्वेंट के टेम्परेचर के ऊपर। मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। हर सॉल्वेंट के लिए Kf की वैल्यू अलग अलग होती है। कॉन्सेंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट इज Kf इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहां पे किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? तो देखिए यहां पे मोलरिटी है। मोलरिटी क्या होता है भैया, मोलरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब टेम्परेचर को कम या ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम या ज्यादा, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह की हमारे पास है। तो मोलरिटी भी क्या होगी, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो मोलरिटी कम होगी, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो मोलरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में मास मास आता है, इसलिए टेम्परेचर को चेंज करने पे मास में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। W/W के अंदर भी मास मास आता है, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। मोलरिटी के अंदर भी क्या आता है, मास मास आता है। लेकिन टेम्परेचर को चेंज करने पे वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा, मास में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर, मोलरिटी इज राइट। नेक्स्ट है, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। The value of enzyme constant is changed in the presence of a catalyst in the reaction at equilibrium. The value of equilibrium constant is changed in the presence of catalyst। जी नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो भैया टेम्परेचर से चेंज होगी, कैटलिस्ट से चेंज नहीं होगी। तो यही आपका क्या हो गया, नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर। सेकंड है, एंजाइम कैटलाइज्ड मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस, बिल्कुल सही है।
कोएंजाइम्स इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये भी सही है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। तो अब इसमें जो बेस्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन 1 बनेगा। फिर है बेटा our next question, a gas is allowed to expand is a well insulated container against constant external pressure of 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.5 liter। ये यहाँ पे 2.5 आएगा बेटा, 2.5 लीटर to 4.5 लीटर। The change in internal energy value of the gas in joules, जूल के अंदर हमें आंसर है, जूल में निकालना है। तो देखिए हमें डेल्यू निकालना है। इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड का मतलब क्यू कितना हो गया 0, किसी भी तरह का हीट का लेन देन इसमें नहीं हो रहा है। और हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू बराबर 0 प्लस डब्ल्यू, डेल यू बराबर डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन हम जो निकाले वही क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। और वर्क डन का क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। डीवी क्या होता है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। पी एक्सटर्नल कितना है 2.5, डीवी क्या होगा V2 माइनस V1, 4.5 माइनस 2.5, ये एटमॉस्फेयर के अंदर और ये लीटर के अंदर है। ये हमारे पास आएगा बेटा -5 लीटर एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ भी यूनिट कन्वर्जन का खेल है। लीटर एटमॉस्फेयर को हमें किस में चेंज करना है, जूल के अंदर चेंज करना है। और लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में चेंज करने के लिए 101.325 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 505 जूल आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। ये वर्क डन आ गया। एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम 2.5 लीटर से 4.5 लीटर में जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, -505 जूल। दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज अवर राइट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 20 liter container at 400 Kelvin contains CO2 gas at pressure 0.4 atmosphere and an excess of SRO neglect the volume of solid। मतलब स्ट्रोंशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इज मैक्सिमम वैल्यू। हमें क्या निकालना है भैया, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर निकालना है जब प्रेशर मैक्सिमम हो। हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट सॉलिड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 सॉलिड। यहाँ पे Kp गिवन है 1.6 एटमॉस्फेयर। तो देखिए प्रेशर हमेशा जो होगा, एक यहाँ पे गैस आएगा, सॉरी बेटा गैस आएगा, प्रेशर हमेशा गैस का होता है, सॉलिड का नहीं होता है। यानी कि Kp बराबर प्रेशर ऑफ CO2 और Kp कितना गिवन है 1.6, तो प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाएगा 1.6 एटमॉस्फेयर। यूनिट हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमेशा यूनिट बोले हैं आप, ये सबसे जरूरी चीज है। अब आप निकाल सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि हम इसको क्लोज कंटेनर है। अब P1 इनिशियल कितना है हमारे पास बेटा 0.4 एटमॉस्फेयर, 20 लीटर वॉल्यूम गिवन है, 20 लीटर वॉल्यूम गिवन है। P2 कितना है हमारे पास बेटा 1.6 एटमॉस्फेयर और V2 हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर पे मैक्सिमम वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 0.4 इंटू 20 अपॉन 1.6, ये आ जाएगा बेटा 5। तो V2 बराबर 5 लीटर इज अवर राइट आंसर।
ऑप्शन 4। यहाँ मुख्य बात ये निकल कर आती है कि बच्चा जो है P2 के बारे में सोचता है कि P2 की वैल्यू क्या पुट करे। तो आहिस्ता से पढ़े, Kp 1.6 एटमॉस्फेयर गिवन है और Kp हमेशा गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। किसके लिए एप्लीकेबल होगा बेटा? गैसेस के लिए, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है।